हाँ तो मित्रों, वेलकम वेलकम टू नंबर वन क्लासेस, जहाँ होती है नंबर वन पढ़ाई। प्रेसिडेंट के बारे में हम पढ़ रहे थे और कल हमने छोड़ा था पावर्स एंड फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे। आज हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। और मैं थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मुझे नॉइज रिडक्शन चालू कर लेता हूँ। ओके, तो हम देख रहे थे प्रेसिडेंट के पावर्स। पहला पावर जो हम देखेंगे वो देखेंगे एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट भारत के राष्ट्रपति की कार्यपालिका की शक्ति। तो क्या लिख रहा है, द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर। कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो प्रेसिडेंट को मिलते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन इन हिज नेम, यानी जो भी एक्शन काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किए जाते हैं, भारत सरकार के जो भी काम किए जाते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं भाई साहब, प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं। ना ही तो वो प्रधानमंत्री के नाम से किए जाते हैं, ना ही किसी मंत्री के नाम से किए जाते हैं, ना ही किसी और के नाम से किए जाते हैं। वो किए जाते हैं भारत के राष्ट्रपति के नाम से। यानी भारत सरकार कोई भी कानून बनाएगी, कोई भी एग्रीमेंट साइन करेगी किसी और देश के साथ में, कुछ भी काम करेगी, तो उस काम पे नाम किसका लिखा जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, भारत के राष्ट्रपति का। ये बात ध्यान रखना। तो सभी के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शन उसी के नाम से लिए जाते हैं, ठीक है। दूसरा, ही कैन मेक रूल्स स्पेसिफाइंग द मैनर इन विच द ऑर्डर एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड हैव एग्जीक्यूटेड इन हिज नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड। तो भाई प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं तो प्रेसिडेंट को उस पर साइन वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रेसिडेंट उसके लिए रूल बना सकता है कि जो जो इंस्ट्रूमेंट या जो जो ऑर्डर उसके नाम से किए जाएंगे इश्यू, उनको ऑथेंटिकेट, उनको प्रमाणित कैसे किया जाएगा, इसका वो रूल बना सकता है। कौन? प्रेसिडेंट, ठीक है। तीसरा, he can make rules for more convenient transaction of business of the union government and for allocation of the said business among the minister। तो क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब क्या हो गया, केंद्र सरकार। केंद्र सरकार बहुत सारे काम करती है। और काम कैसे करती है? केंद्र सरकार में एक प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, बाकी बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, है ना। मिनिस्टर का मतलब मंत्री होते हैं। मंत्रियों के पास में विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्री के पास में विभाग होता है। जैसे ये तो जल संसाधन मंत्री है, जल मंत्री है, ठीक है। ये शिक्षा मंत्री है। हर मंत्रालय के लिए एक मंत्री बनाया जाता है। ये उद्योग मंत्री है, ये वित्त मंत्री है। तो इनको क्या बोलते हैं कि भाई तुम अपना अपना काम देखो। तो जल वाला मंत्री जल से संबंधित सारे काम देखेगा, शिक्षा वाला मंत्री शिक्षा से संबंधित सारे काम देखेगा, उद्योग वाला मंत्री उद्योग से संबंधित सारे काम देखेगा, वित्त वाला मंत्री वित्त से संबंधित सारे काम देखेगा। लेकिन ये जो काम है ये किसके काम है सारे? ये भारत सरकार के काम है, यूनियन गवर्नमेंट के काम है, ठीक है। तो इन मंत्रियों को ये काम मिलेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि किस मंत्री को क्या काम मिलेगा। तो प्रेसिडेंट ही डिसाइड करता है कि भाई जल मंत्री वाले को जल का सारा काम मिल जाए, शिक्षा वाले को शिक्षा का सारा काम मिल जाए, उद्योग वाले को उद्योग का सारा काम मिल जाए, और वित्त मंत्री को वित्त रिलेटेड सारा काम मिल जाए, बजट बजट पेश करने का, ये सब कुछ। तो वही बोल रहे हैं कि ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट एंड फॉर अलोकेशन ऑफ द सेट बिजनेस अमॉन्ग मिनिस्टर। कि अच्छी तरीके से बिजनेस, यानी कि बिजनेस का मतलब कोई बिजनेस धंधा नहीं है। बिजनेस का मतलब जो सरकार जो काम करती है देश के लिए, वो बिजनेस, उस बिजनेस को बोल रहे हैं यहाँ पे कि वो आराम से हो और वो अलोकेट हो आराम से मिनिस्टर के बीच में, ठीक है। जैसे हमने देखा कि हर चीज़ का एक अलग मिनिस्टर होता है। डी देखते हैं, ही अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर। तो देखो प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, प्राइम मिनिस्टर को। प्रेसिडेंट जब भी चुनाव होते हैं, फिर जीत के जो पार्टी आती है, तो यहाँ पे हमारा प्रेसिडेंट बैठा है, ये जो सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिले उस पार्टी के नेता को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देता है, ठीक है। फिर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को सलाह देता है कि साहब मुझे ये लोग अपने मंत्रालय में चाहिए। मंत्री बनाता है ना प्राइम मिनिस्टर, तो मंत्री अपॉइंट तो करता है प्रेसिडेंट, लेकिन किसके कहने पे करता है? प्राइम मिनिस्टर के। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बोलता है कि भाई इन इन लोगों को आप मंत्री बना दीजिए। फिर प्रेसिडेंट लिस्ट निकालता है कि भाई ये लोग जो है वो मंत्री बन रहे हैं, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। किसके कहने पे? प्राइम मिनिस्टर के। तो सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, और उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर जिन जिनको मंत्री अपॉइंट करने के लिए बोलेगा, मिनिस्टर अपॉइंट करने के लिए बोलेगा, प्रेसिडेंट उनको मिनिस्टर अपॉइंट करेगा। तो ये काम किसका है? प्रेसिडेंट का। तो ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर में शामिल किया जाता है। ई, ही अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड डिटरमाइंस हिज रेम्यूनरेशन। द अटॉर्नी जनरल होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है भाई? भारत सरकार है, भारत सरकार पे भाई बहुत सारे मुकदमे भी होते हैं, क्योंकि भारत सरकार बहुत सारा काम करती है, कानून बनाती है ना, और एग्जीक्यूटिव एक्शन लेती है। तो हो सकता है भारत सरकार पे भी कोई केस कर दे, कोर्ट में केस हो जाते हैं ना भारत सरकार पे भी। तो सरकार की तरफ से केस कौन लड़ेगा? तो सरकार का एक वकील होता है खुद का, सरकार का, भारत सरकार का एक वकील होता है, उसको हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल ये बहुत
एक्सपीरियंस वाला वकील होता है जिसको अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जाता है। तो क्योंकि ये वकील ही होता है तो इसको एडवोकेट्स में ही नियुक्त किया जाएगा। जो भारत में एडवोकेट काम करे उनमें से किसी एक को नियुक्त किया जाएगा, लेकिन नियुक्त करेगा कौन? तो इसको प्रेसिडेंट नियुक्त करेगा। कौन करेगा? प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति नियुक्त करेगा किसी भी आदमी को जो उसको अच्छा लगता है। राष्ट्रपति को जो है ना प्रधानमंत्री बोलता है, हर काम राष्ट्रपति कभी भी, एक बात ध्यान रखना, भारत में राष्ट्रपति कभी भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। अगर प्रेसिडेंट कुछ भी कर रहा है ना तो उसको कहीं ना कहीं पे ये बात प्राइम मिनिस्टर ने करने के लिए बोली है। तो प्राइम मिनिस्टर सलाह देगा प्रेसिडेंट को, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा? किसी एक व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल अपॉइंट कर देगा, और फिर ये अटॉर्नी जनरल जो है ना एजी, ये भारत सरकार के जितने भी केस होंगे कोर्ट में वो सारे ये लड़ेगा वहाँ पे, है ना। ये भारत सरकार के लिए दलीलें पेश करेगा। और ये कब तक रहेगा अपनी नौकरी पे? इसकी नौकरी की अवधि क्या होगी? तो अवधि कोई फिक्स नहीं है अटॉर्नी जनरल की, फिक्स बिल्कुल नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक ये अटॉर्नी जनरल अपने पद पे रहेगा। तो जो ये चीज़ होता है ना कि जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको बोला गया है प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि ही विल होल्ड हिज पोस्ट अंटिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो वही लिखा हुआ है, ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, किसको अपॉइंट करता है? ये अटॉर्नी जनरल को, ये भी इसकी एग्जीक्यूटिव पावर है। एफ देखते हैं। He appoints the Comptroller and Auditor General of India, the Chief Election Commissioner and other election commissioner, the Chairman and member of Union Public Service Commission, the Governors of State, the Chairman and member of Finance Commission and so on। तो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम देखेंगे आगे, जो संवैधानिक निकाय है, भारत सरकार ने बहुत सारे ऐसे पोस्ट बनाए हुए हैं जो संवैधानिक पोस्ट है जिन पे अलग अलग लोगों को अपॉइंट किया जाता है। तो CAG जो होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या होता है? ये भाई भारत सरकार जो खर्चे करती है ना, खर्चे करती है, क्योंकि भारत सरकार भाई बहुत लाखों करोड़ों में खर्चे करती है। अब इतने सारे खर्चे जो भारत सरकार ने किए, क्या वो खर्चे ठीक से हुए या नहीं, उनमें कोई धांधली तो नहीं हो ना, उनमें कोई घोटाला तो नहीं हुआ, तो उसकी जांच करता है खर्चा करने के बाद एक आदमी, और जांच करने को हम बोलते हैं ऑडिट। तो भारत सरकार के खर्चों की ऑडिट जो करता है वो करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसको अपॉइंट, इसको नियुक्त कौन करता है कि भाई कौन इस पोस्ट पे आके बैठेगा, ये कौन बताता है? ये प्रेसिडेंट बताता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है। ये लोग क्या करते हैं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमीशन को संभालते हैं। और भारत में जो चुनाव जो होते हैं ना, किसके चुनाव? एक तो लोकसभा के चुनाव और एक राज्यसभा के चुनाव, और जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है यानी राज्य विधानसभा जो होती है उसके चुनाव, और राष्ट्रपति के चुनाव, इन चुनाव को कौन संभालता है? इलेक्शन कमीशन संभालता है। तो वो इलेक्शन कमीशन को कौन संभालते हैं? ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर। और इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC जो परीक्षा करवाती है, IAS की परीक्षा करवाती है, CDS की परीक्षा करवाती है, केंद्र सरकार के अधिकतर भर्तियों की परीक्षा करवाती है कौन? UPSC। और UPSC के जो चेयरमैन होते हैं और उसके जो मेंबर होते हैं उनके भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है उनको। बाकी गवर्नर ऑफ द स्टेट हमने देखा था कि जिस तरीके से केंद्र सरकार में यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर होता है, इसके बहुत सारे मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, ये केंद्र सरकार की बात कर रहा हूँ मैं। और इनका जो ये तो होते हैं पॉलिटिकल हेड, प्राइम मिनिस्टर तो होता है पॉलिटिकल हेड, राजनीतिक प्रमुख, लेकिन जो नॉमिनल हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, है ना। इस तरीके से होता है। तो सारे कानूनों पे साइन प्रेसिडेंट करता है। सेम जो चीज़ है ना, सेम चीज़ का मतलब देखो, ये वाली सेम चीज़ को मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ये पेस्ट कर दी मैंने, है ना। ये सेम चीज़ स्टेट में भी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चीज़ परिवर्तन क्या होता है कि प्रेसिडेंट की जगह स्टेट में हो जाता है गवर्नर, PM की जगह वहाँ हो जाता है CM, और मिनिस्टर तो मिनिस्टर रहते ही हैं। तो जो ये गवर्नर है इसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। अच्छा जी, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर को भी कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है मित्रों? फाइनेंस कमीशन ये होता है कि देखो केंद्र सरकार के पास ना टैक्स में बहुत सारी रेवेन्यू आती है, केंद्र सरकार के पास में लाखों करोड़ों का टैक्स आता है, कर आता है ना। अब इस कर में सारा का सारा केंद्र सरकार नहीं रखती इसको, बल्कि जो हमारी स्टेट है, बहुत सारे स्टेट है, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, बिहार, गुजरात, झारखंड, ऐसी स्टेटों को टैक्स का पैसा बांटा जाता है। अब ये कितना पैसा बांटेंगे, कैसे बांटेंगे, क्या फॉर्मूला होगा, वो डिसाइड करने के लिए कमीशन बनाया जाता है, उसको बोलते हैं फाइनेंस कमीशन। और इस फाइनेंस कमीशन के जो हेड होते हैं वो इसका चेयरमैन हेड होता है और इसके मेंबर भी होते हैं। इन चेयरमैन और मेंबर की अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये वाली बात है। 6 देखते हैं। ही कैन सीक एनी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल्स फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट चाहे तो
कोई भी काम प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, कोई भी काम उसके मिनिस्टर कर रहे हैं कि भाई तुम क्या कानून बना रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो, हमको बताओ बताओ, तो उनसे कोई भी सूचना चाहे तो वो ले सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। किससे? प्रधानमंत्री से और मिनिस्टर से। एच, he can require the prime minister to submit for consideration of the council of minister any matter on which a decision has been taken by a minister which has not been considered by the council। देखो इसका सिस्टम क्या है, ये वाली चीज़ है ना, बहुत कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन मैं समझाता हूँ ये क्या है। जो भी काम होता है ना, जो भी कानून बनते हैं ना, मिनिस्टर कानून लेके आते हैं। जैसे मान लो कोई है उद्योग मंत्री, उसको लगा भाई हमारे उद्योग धंधों में कोई समस्या चल रही है, तो हम एक काम करते हैं, इसके लिए कोई कानून लेके आते हैं। एक कानून उसने बनाया, वो लेके आएगा। वो कानून वो लाएगा अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, जहाँ का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री हेड होता है, और बाकी सारे मिनिस्टर भी यहाँ पे बैठे रहते हैं। इनकी मीटिंग होती है, उसमें ये कानून लेके आएगा, उनके सामने रखेगा कि भाई देखो ये कानून मैं बना रहा हूँ, देख तो विचार करो इस पर कैसा है, अच्छा है या नहीं है। फिर सभी बैठ के उस पर विचार करेंगे, उनको लगेगा हाँ भाई ठीक है, तो इसको फिर वो संसद में पेश करेंगे। ठीक है, और संसद से पास होगा, ये पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास में जाएगा और प्रेसिडेंट साइन करेगा, तो ये कानून बन जाएगा। ठीक है, ये जो लेके आया प्रस्ताव, ये कानून बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ऐसा हो सकता है कि उद्योग मंत्री जो है वो अपने फायदे के लिए कोई कानून बनाना चाहे। उसने उसने मान लो किसी बिजनेस वाले से साठ गांठ कर ली, और बिजनेस वाले ने बोला कि भाई ये वाला कानून आप ऐसे चेंज करवा दोगे तो मेरे फायदा हो जाएगा, मैं भी आपको कुछ दे दूंगा, ऐसा मान लो हो जाएगा भी। तो ये क्या करेगा, कानून बनाएगा, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसको पता है इनके पास ले जाएंगे तो ये पकड़ लेंगे मेरी बात को कि भाई ये वाला कराने वाला है, इसका फायदे के लिए करवा रहा है। तो ये सोचता है कि भाई मैं अकेला ही बना लूँ और डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास जाता हूँ और प्रेसिडेंट को बोलता हूँ कि ये कानून है, आप ना मैं इसको रख दूँ क्या उसमें लोकसभा में, और फिर आप इस पर साइन कर देना। प्रेसिडेंट को अगर ऐसा पता चलता है ना कि ये अकेला अकेला ही कुछ कर रहा है, तो प्रेसिडेंट बोलेगा भाई देखो ऐसा नहीं कर सकते, तुम अकेले तुम कोई कानून नहीं बना सकते, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि अपनी मंत्री परिषद के सामने इसको रखो, विचार विमर्श करो वहाँ पे, उसके बाद ही मैं तो इसको आगे जाने दूंगा। तो अगर प्रेसिडेंट को ऐसा पता चलता है कि अकेला मिनिस्टर कुछ करतूत करने के लग रहा है, तो वो क्या बोल सकता है, वो प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है कि भाई ये जो इस मिनिस्टर ने कानून बनाया जिसपे कि काउंसिल ने विचार नहीं किया, काउंसिल के पास वो कानून अभी तक नहीं गया, उन्होंने बैठ के मीटिंग में उसको नहीं देखा, तो प्राइम मिनिस्टर तुम एक काम करो, इस कानून को काउंसिल के सामने रखो ताकि वहाँ पे विचार विमर्श हो सके और तुम इसको आगे बढ़ा सको। तो ये बात है, ये किसको बोल सकता है, प्राइम मिनिस्टर को बोल सकता है ये। ठीक है, तो इसमें बात ये है ले दे के कि कोई भी सीक्रेट काम नहीं कर सकते भारत में मिनिस्टर, है ना, अपने तरफ से सीक्रेट काम नहीं कर सकते, ये प्रोविजन उसी के लिए है। मिनिस्टर काम करेगा तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को उसका पता होना चाहिए, अगर नहीं पता होगा तो प्रेसिडेंट बोल सकता है प्राइम मिनिस्टर को कि ये कानून को पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने आप रखवाओ। ही कैन अपॉइंट कमीशन टू इन्वेस्टिगेट इनटू कंडीशन ऑफ SC ST एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो देखो SC ST जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हमारे देश में होती है, उनकी कंडीशन यानी उनकी क्या स्थिति चल रही है भारत में, और वो ठीक से रह पा रहे हैं या नहीं रह पा रहे हैं, उसके लिए उस पर इंक्वायरी करने के लिए कमीशन बनाया जाता है। और इस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है, इस कमीशन को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। कमीशन कुछ नहीं होता, कमीशन बस एक ग्रुप होता है जिसमें कई लोग बैठते हैं और वो फिर उनको जो काम दिया जाता है उस काम पे वो इंक्वायरी करते हैं। तो अगर SC ST कमीशन है तो वो SC ST से रिलेटेड चीज़ों पे इंक्वायरी करेगा कि क्या इनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, क्या इनके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, इनकी रहने की स्थिति कैसी है, नौकरी धंधा कैसा है, इनको कोई और योजना का लाभ चाहिए, योजना जो इनके लिए बनाई हुई उनका लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इन सारी चीज़ों पे ये कमीशन देखेगा। तो इस कमीशन को बनाएगा कौन, प्रेसिडेंट बनाएगा। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है ये तो। ही कैन अपॉइंट इंटर स्टेट काउंसिल टू प्रमोट सेंटर स्टेट एंड इंटर स्टेट कोऑपरेशन। तो एक इंटर स्टेट काउंसिल होती है, उसमें क्या होता है, एक काउंसिल का मतलब एक सभा बना दी गई, उसमें कई लोग आएंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, चाय समोसा खाएंगे और मजे करेंगे। तो आपस में आके बातचीत करने से, चाय समोसा खाने से क्या होता है, प्रेम भाव बढ़ता है। और इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब है कि बहुत सारी स्टेटों के बीच की काउंसिल। अब कई भारत में सिस्टम क्या है कि कई स्टेट जो है अपने ही खुशी में, अपने ही मन में खुश रहते हैं वो। जैसे राजस्थान है, राजस्थान वाले बोले कि भाई हमको तो गुजरात वालों से कोई मतलब नहीं है, गुजरात वाले कुछ भी करो हमको नहीं मतलब। गुजरात वाले बोले हमको राजस्थान वालों से कोई मतलब नहीं है। हरियाणा वाले बोले कि हमको इनसे कोई मतलब नहीं है, हम अपना अलग से करेंगे। तो इस तरीके से तो भारत एक थोड़ी रह पाएगा, अखंड भारत चाहिए ना हमको भाई, अखंड भारत, एकदम इंटीग्रेटेड इंडिया चाहिए ना। तो इनमें प्रेम भाव बढ़े तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इनको बैठाना पड़ेगा ना कहीं पे कि भाई आओ साथ में बातचीत करते हैं, आ जाओ। तो इसी के लिए इंटर स्टेट काउंसिल बनाई जाती है। इस काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी तो उसमें राजस्थान से भी लोग आएंगे, गुजरात से भी लोग आएंगे, हरियाणा से भी आएंगे, सब बैठेंगे, चाय समोसा खाएंगे, आनंद लेंगे। तो दोनों के बीच में जो है वो बढ़ेगा, विचार विमर्श होगा, तो एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो इस इंटर स्टेट काउंसिल को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। ठीक है, ही डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम।
तो प्रेसिडेंट एक और काम करता है, क्या करता है कि वो यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर करता है। यूनियन टेरिटरी क्या होता है, भारत में दो तरह की चीज़ें होती है, एक होती है स्टेट और एक होती है यूनियन टेरिटरी। स्टेट जो होती है उसके लिए तो विधानसभा होती है, उसमें उसके अंदर मुख्यमंत्री होता है, उसके मिनिस्टर होते हैं, वो अपने आप अपना देख लेते हैं स्टेट को कैसे चलाना है। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो होती है वो डायरेक्टली केंद्र सरकार के अंडर होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। और यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्टर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है सीधा। यूनियन टेरिटरी का काम कौन चलाता है, प्रेसिडेंट चलाता है। तो ये उसकी एग्जीक्यूटिव पावर हो गई। आई देखते हैं, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विद रिस्पेक्ट टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो शेड्यूल एरिया क्या होता है, शेड्यूल एरिया का मतलब ये है कि कई एरिया ऐसे होते हैं भारत में जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। ट्राइबल पॉपुलेशन मतलब जनजातीय जनसंख्या, यानी जो लोग ट्राइबल उनको बोलते हैं जिनके अपने अलग रेगुलेशन, रूल रेगुलेशन होते हैं, अपने अलग ट्रेडिशन होते हैं। जो लोग बहुत सालों से पहाड़ों में, जंगलों में रह रहे हैं, उन्होंने अपनी जीवन पद्धति अलग ही बना ली है। तो उन लोगों का डिस्टर्ब नहीं करना है हमको जीवन, वो जैसे जी रहे हैं, उनके जैसे नियम कानून है, उनको वैसा ही रहने दो भाई, डिस्टर्ब मत करो, तुम अपना दिमाग मतलब लगाओ, है ना। तो उसी के लिए वो शेड्यूल एरिया प्रेसिडेंट घोषित कर सकता है। शेड्यूल एरिया का मतलब कि किसी एक एरिया में, जैसे राजस्थान बहुत बड़ा है, मान लो ये पूरा राजस्थान है, और इस राजस्थान में मान लो नीचे उदयपुर बांसवाड़ा की साइड में ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है, मान लो ये उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर वो वाला एरिया है। तो इस एरिया को प्रेसिडेंट हो सकता है शेड्यूल एरिया घोषित कर दे कि भाई इस एरिया में ट्राइबल ज़्यादा रहते हैं, तो ये शेड्यूल एरिया हो गया, इसको मैं देखूंगा, है ना। बाकी राजस्थान तो राजस्थान गवर्नमेंट का चलेगा, लेकिन शेड्यूल एरिया पे प्रेसिडेंट की चलेगी, ठीक है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे, ही कैन डिक्लेयर एनी एरिया एज शेड्यूल एरिया एंड हैज़ पावर विद रिस्पेक्ट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइबल एरिया। तो उसको उसमें पावर मिल जाता है कि वो उन जनजातीय क्षेत्रों के कल्याण के लिए काम कर सके। तो ये तो हमने देख ली प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति। याद कर लेना कौन कौन सी थी, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। अब हम देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने से संबंधित शक्ति। भारत में कोई भी काम होता है वो कानून के हिसाब से होता है। हम जो काम करते हैं, हो सकता है हमने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज भेज दिया कि भाई मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है, और मैं वो कर लेता हूँ, लेकिन भारत सरकार ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज भेज के काम नहीं कर सकती। भारत सरकार कोई भी काम करेगी उसके लिए उनको कानून बनाना पड़ेगा, और कानून बनाने में प्रेसिडेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा पार्ट होता है। तो कौन कौन सी शक्तियां हैं जो प्रेसिडेंट को मिली कानून बनाने की, उन्हीं को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर, ठीक है, विधान संबंधी शक्ति। हिंदी इसका और देख लेना, मैंने लिखा वो ठीक है या फिर नहीं, ठीक है। चलो, लेजिस्लेटिव पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट की मित्रों। द प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड इंजॉयज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर। तो ये बोल रहा है कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारत की पार्लियामेंट का, यानी कि संसद का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एकदम बढ़िया वाला पार्ट मतलब कि भाई संसद में प्रेसिडेंट भी शामिल है, उसके बिना संसद नहीं चल सकती। तो उसको ये पावर मिलती है। ही कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन ऑल्सो समन एंड जॉइंट सिटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट विच इज प्रेसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो भाई पार्लियामेंट जो है, हमारी जो संसद है वो कानून बनाती है, लेकिन पार्लियामेंट को कानून बनाने के लिए सबको साथ में आना पड़ता है और मीटिंग करनी पड़ती है पार्लियामेंट में आके। ये मीटिंग कब होगी, कब शुरू होगी और कब खत्म होगी, ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रेसिडेंट करता है। शुरू होने को ही हम बोलते हैं समन करना यानी बुलाना पार्लियामेंट को, और खत्म होने को बोलते हैं प्रोरोग यानी कि पार्लियामेंट की मीटिंग खत्म हो गई, सब अपने अपने घर पे जाओ। तो जब तक ये मीटिंग चलेगी, समन करेगा, उसके बाद जब तक प्रोरोग नहीं हो जाती, इस बीच में पार्लियामेंट कानून बनाएगी। तो ये प्रेसिडेंट की पावर है कि वो पार्लियामेंट को समन करे और प्रोरोग करे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग भी बुला सकता है। जॉइंट सिटिंग जब हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, इसके बाद में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का चैप्टर आएगा, उसमें देखेंगे जॉइंट सिटिंग क्या होती है। कोई भी कानून जो होता है, अभी मैं एक थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ क्योंकि आइडिया बहुत बढ़िया रहता है, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है, दो सदन होते हैं हमारी संसद में। कोई भी प्रस्ताव जिस भी सदन में लाया जाता है, सबसे पहले तो उसमें पास करवाना होता है, उसके बाद में वो दूसरे सदन में जाता है, वहाँ से पास होता है, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। प्रेसिडेंट क्या करता है मित्रों, प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करता है, और जब साइन कर देता है प्रेसिडेंट उस प्रस्ताव को, तो वो बन जाता है कानून। लेकिन क्या हो कि एक सदन जिसने प्रस्ताव जो लेके आया कि भाई हमको ये कानून बनवाना है, वो प्रस्ताव लेके आया, उन्होंने पास कर दिया, लेकिन दूसरे में भेजा
दूसरे वाले ने पास करने से मना कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा इस कंडीशन में? तो इस कंडीशन में, हालांकि देखो ये वाला थोड़ा सा मैं बदल देता हूँ। नॉर्मली ये होता है कि लोकसभा पास कर देती है, राज्यसभा ही टांग लगाती है। तो राज्यसभा पास नहीं कर रही है तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि इन दोनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। यानी शुरू में तो ये हो रहा था कि सब अलग अलग पास कर रहे थे, बाद में क्या होगा कि दोनों के सारे जो मेंबर है, जैसे 550 तो लगभग है लोकसभा में और 250 लगभग है राज्यसभा में, तो दोनों हो गए कितने? ये हो गए 800, 5 6 7 1 8, ठीक है। 800 मेंबर हो गए ना, टोटल 800 मेंबर की सिटिंग बुलाई जाएगी, एक साथ सबको बुलाया जाएगा और बोला जाएगा अब सब एक साथ बैठ के वोट करो। और जब एक साथ बैठ के वोट करेंगे तो लोकसभा का पलड़ा भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा है, तो इसलिए वो प्रस्ताव पास होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ये जॉइंट सिटिंग कौन बुला सकता है? ये बुला सकता है केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का राष्ट्रपति ही दोनों सदनों की जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। और उसके बाद में जो जॉइंट सिटिंग बुलाया जाएगा उस पर एक आदमी जो उसको प्रेसाइड भी करेगा, हम बोलते हैं प्रेसाइडिंग ऑफिसर। ये हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी जब सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रेसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है? कि भाई बहुत सारे लोग बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, सबको ऐसे छोड़ देंगे तो लड़ मरेंगे, कूट देंगे एक दूसरे को, चप्पल जूते भाई साहब क्या क्या चल जाएंगे आपको पता नहीं है। तो इसीलिए एक आदमी को ऊपर बैठाना पड़ता है, ऊपर वाली कुर्सी पे। आपने देखा होगा कभी टेलीविजन में, अगर लोकसभा राज्यसभा की आपने प्रोसीडिंग देखी हो, तो एक आदमी बड़ा सा कुर्सी पे बैठा रहता है। हमारे ओम बिरला साहब बैठे रहते हैं यहाँ पे लोकसभा में, और राज्यसभा में जगदीप धनखड़ साहब बैठे रहते हैं। इनको बोलते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ये ध्यान रखते हैं कि कोई बकवास तो नहीं कर रहा है, कोई फालतू के काम तो नहीं कर रहा है, कोई जूते चप्पल निकालने वाली तैयारी तो नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो ये बोलते हैं भाई बैठ जा, अरे भैया बैठ जा, नीचे बैठ जा, बैठ जा रे बैठ जा। ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है मित्रों, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर बहुत पावरफुल होता है। जो भी लोकसभा राज्यसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास सबसे ज़्यादा पावर होती है। प्रधानमंत्री से भी ज़्यादा पावर यहाँ पे इसी के पास होती है। जो भी बदमाशी करता है, बकवास करता है, उसको ये बोलता है बैठ जा मुन्ना, बैठ जा, शांति से बैठ जा। एक दो बार समझाता, नहीं समझता तो बोलता है मुन्ना बैठ जा, नहीं समझता है उछलने लग जाता है, तो इसके पास में पावर होती है कि उसको बाहर निकाल सकता है, इस पूरी मीटिंग से बाहर निकाल सकता है। अगर वो बाहर नहीं जाएगा तो इसके पास में भैया दो मोटे मोटे तगड़े जवान होते हैं, जिनको हम बोलते हैं मार्शल। ये तगड़े जवान होते हैं, एकदम मुस्टंडे होते हैं, ये मार्शल आते हैं, इसको उठाते हैं, उठा के बाहर पटक सकते हैं। जो भी बदमाशी करता है उसको उठा के बाहर पटक सकते हैं। ना सिर्फ ये बाहर पटक सकता है उनको, बल्कि ये इन लोगों को सस्पेंड भी कर सकता है। जो इसकी बात नहीं मानते उनको सस्पेंड कर सकता है, यानी कि दोबारा उनको संसद में घुसने नहीं दिया जाएगा, ये मार्शल उसको बाहर से भगा देंगे, ऐसा भी काम कर सकता है। तो इसके पास बहुत पावर होती है प्रेसाइडिंग ऑफिसर के पास में। तो भैया जब राज्यसभा की सीटिंग होती है तो राज्यसभा की सीटिंग में तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसाइड करता है उसको, और लोकसभा की सीटिंग होती है तो लोकसभा का स्पीकर प्रेसाइड करता है। लेकिन जब जॉइंट सीटिंग होती है तो उस केस में लोकसभा का स्पीकर जो है ना, वही उस सीटिंग को प्रेसाइड करता है, वही उसका प्रेसाइडिंग ऑफिसर बनता है, ठीक है। ओके, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना, आगे जब सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ेंगे ढंग से पढ़ेंगे। ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कॉमन कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। तो क्या होता है, जब नई नवेली दुल्हन घर में आती है तो उसका स्वागत करती है सासू माँ। कौन करती है? सासू माँ। उसी तरीके से भाइयों, जब नई पार्लियामेंट आती है चुन के तो उसका स्वागत करते हैं प्रेसिडेंट साहब। ये आते हैं और उनको एड्रेस देते हैं, भाषण देते हैं अपना, उसको बोलते हैं हम भाषण को, जब वो भाषण होता है उसको बोलते हैं हम फिर पास करवाते हैं, उसको मोशन ऑफ थैंक्स बोलते हैं। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भाई साहब पहला सेशन जो होता है ना, पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। उसी तरीके से पहली बार पार्लियामेंट बनी है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं। तो कुछ नहीं समझ में आता तो समझाने के लिए प्रेसिडेंट साहब आते हैं पार्लियामेंट में और आके अपना भाषण देके जाते हैं कि भाई ये करो तुम, ठीक है। उसके अलावा जब पहली पार्लियामेंट बनती तब तो उसके फर्स्ट सेशन को संबोधित करते हैं। उसके अलावा हर साल के पहले सेशन को, जब साल स्टार्ट हो रहा है और पहला सेशन पार्लियामेंट का हो रहा है, उसको भी संबोधित करने के लिए कौन आते हैं? प्रेसिडेंट साहब आते हैं। सी देखते हैं भैया, ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर विद रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट और अदरवाइज। तो भाई ये हाउस ऑफ पार्लियामेंट को, यानी राज्यसभा और लोकसभा को, कोई मैसेज भेजना चाहे वो भी भेज सकते हैं कि भाई तुम ऐसे नहीं कर रहे, तुम वैसे क्यों कर रहे हो, हमको ये बताओ कि ये क्यों कर रहे हो। जो भी भेजना चाहे वो भेज सकते हैं, ये इनकी लेजिस्लेटिव पावर है। डी की बात करते हैं। He can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceedings when the office of both the speaker and the deputy speaker fall vacant. Similarly, he can also appoint any member of the Rajya Sabha to preside over its proceeding when the office of both chairman and deputy chairman vacant. तो भैया देखो इसमें क्या होता है कि मैंने अभी जो प्रेसाइडिंग ऑफिसर की बात बताई ना, जो बोलता है मुन्ना बैठ जा, बदमाशी मत कर नहीं तो बाहर निकाल दूंगा। उस आदमी का अगर पोस्ट खाली हो और उसके अलावा उसके वाइस प्रेसिडेंट की, वाइस चेयरमैन की भी पोस्ट खाली हो, ठीक है, तो उस केस में ये किसी भी आदमी को, लोकसभा में से एक को बोल सकते हैं प्रेसिडेंट कि भाई तू बन जा चेयरमैन और तू संभाल इस मीटिंग को। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ई, he nominates 12 member of the Rajya Sabha from amongst person having special knowledge or practical experience in the literature, science, art and social service. इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं।
राज्यसभा जो होती है ना, राज्यसभा में 250 लोग बैठते हैं। इनमें से 12 लोग ऐसे होते हैं जो चुनाव लड़के नहीं आते, बाकी लोग तो चुनाव लड़के आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं फिर आते हैं। 12 ऐसे लोग होते हैं जिनको डायरेक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट करने का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट ने बोल दिया भैया तुमको हम राज्यसभा का नाम दे रहे हैं, आ जाओ राज्यसभा में बैठो। तो ये जिसका भी नाम लेगा उसको बिना चुनाव के आराम से खुद खुशी खुशी एकदम गाड़ी में बैठ के राज्यसभा में डायरेक्ट घुसने का मौका मिल जाएगा। तो ये लोग कौन होते हैं? ये लोग जो 12 लोग होते हैं ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में, आर्ट के क्षेत्र में और बहुत सारे क्षेत्रों में भारत का नाम किया है, बढ़िया काम किया है, और उसके हिसाब से ये इनको नॉमिनेट कर देते हैं और फिर ये लोग आके वहाँ पे राज्यसभा में अपना सांसद का पद संभाल लेते हैं बिना चुनाव लड़े। तो ये एक फ्री ऑफर दिया जाता है उन लोगों को जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। तो भारत में अधिकतर क्या होता है कि जो बड़े बड़े राजनेता है और जो बड़े बड़े अपने फिल्म एक्टर्स भी हैं उनको भी ऐसा मौका दिया गया है। अभी जो हमारे जो नए रिटायर हुए थे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको भी मौका दिया गया था और भी कई लोगों को मौका दिया जाता है। तो ये 12 लोगों को नॉमिनेट करने का पावर प्रेसिडेंट के पास में होता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। 12 लोग बिना चुनाव लड़े आ जाते हैं राज्यसभा में। कहाँ पे आते हैं? नॉमिनेशन हमेशा राज्यसभा में होता है, लोकसभा में नहीं होता है। ठीक है, ही कैन नॉमिनेट 2 मेंबर टू द लोकसभा फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसको काट देना, इसके बड़ा सारा कांटा लगा देना तुम्हारे पास भी अगर ये है तो, क्योंकि ये प्रोविजन अब हट चुका है, अब ये प्रोविजन प्रभाव में नहीं रहा है। जी, ही डिसाइड ऑन क्वेश्चन एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमिश्नर। हम जब अभी देखेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखेंगे, आगे आप जाएंगे जब हमारे पास आएगा, जब केंद्र सरकार हम पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा हमको कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है, क्वालिफिकेशंस क्या होती है। तो अगर उन क्वालिफिकेशन को, उन योग्यताओं को कोई आदमी धारण नहीं करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, उसको भगा दिया जाएगा। भाग जा भाग जा, तेरे को कह दिया ना तू भाग जा भाई, तेरा कोई काम नहीं है यहाँ पे क्योंकि तू क्वालिफिकेशन नहीं रखता है। तो ये क्वालिफिकेशन कौन नहीं रखता है, किसको डिस्क्वालीफाई करना है, वो डिसाइड कौन करता है? वो डिसाइड करता है प्रेसिडेंट। किसके कहने पे करता है? इलेक्शन कमीशन की सलाह पे करता है। वो हम आगे पढ़ेंगे। एच देखते हैं, हिज प्रायर रिकमेंडेशन और परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप ऑफ बिल इन द पार्लियामेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट और क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। तो देखो, जब भी कोई कानून लाया जाता है, कोई कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, उसको हम बिल बोलते हैं। जब तक वो पास नहीं हो जाता ना सारे से, तब तक उसको बिल ही बोलेंगे, और जब पास हो जाएगा तब उसको कानून बोलेंगे। तो कुछ ऐसे बिल है जिनको लोकसभा में लाने के लिए, राज्यसभा में लाने के लिए सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो कौन से ऐसे बिल है? एक तो ऐसे बिल है जिनमें कोई खर्चा करने वाली है गवर्नमेंट। अब क्योंकि गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है, खर्चा किसका होगा? पब्लिक का खर्चा होगा ना भाई। गवर्नमेंट खुद थोड़ी कमाती है, पब्लिक के पैसों खर्च करेगी। तो इसलिए नियम बनाया गया कि प्रेसिडेंट से पहले पूछो, उसके बाद में बिल को लेके आओ। दूसरा, आप अगर किसी स्टेट की बाउंड्री को अल्टर करना चाहते हो, जैसे मान लो एक राजस्थान है, राजस्थान को तोड़ के 2 राजस्थान बनाना चाहते हैं ये लोग, कि मान लो पूर्वी राजस्थान बनाना चाहते हैं, पश्चिमी राजस्थान बनाना चाहते हैं। तो इस केस में अगर ऐसा कुछ करना चाहोगे तो आपको सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी। उसके अलावा आप नया स्टेट बनाना चाहते हो, बाउंड्री अल्टर करना चाहते हो स्टेट की, कि मान लो पहले क्या था, पहले जो था बिहार और झारखंड एक साथ हुआ करते थे। 2001 में शायद मेरे ख्याल से झारखंड को अलग बना दिया गया बिहार से। तो ये क्या किया गया? 2 स्टेट बना दी ना, 2 स्टेट बना दी। तो इसके लिए, इस बिल को लाने के लिए भी सबसे पहले प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता पड़ी होगी। उसके अलावा बाउंड्री अगर आप बदलना चाहते हो किसी स्टेट की, जैसे पहले माउंट आबू जो था, माउंट आबू को स्टार्टिंग में गुजरात में शामिल कर लिया गया था, उसके बाद में इसको राजस्थान को वापस से दिया गया। तो यहाँ पे बाउंड्री अल्टर की गई, किसकी? गुजरात की। तो इसके लिए भी पहले प्रेसिडेंट की अनुमति की आवश्यकता पड़ी थी। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रोविजन। When a bill is sent to the president after it has been passed by the parliament, he can। जब किसी बिल को प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाता है कि वो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट के पास उसको भेजा। मैंने बताया था राज्यसभा होती है एक होती है लोकसभा। कोई भी बिल एक हाउस में आएगा, उससे पास होगा, पास होकर दूसरे वाले को भेजा जाएगा, वो पास करेगा, फिर पास होकर फिर प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा और प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा। तो यहाँ पे जब बिल प्रेसिडेंट को भेजा गया है, तो अब ये हम पढ़ रहे हैं कि इसके पास, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन होते हैं इस बिल को लेके, क्या क्या कर सकता है उसके साथ वो। तो यही तो बताया गया है यहाँ पे, पढ़ते हैं भैया क्या क्या कर सकता है। वो चाहे तो पहला ऑप्शन उसके पास है कि वो उस बिल पे अपनी स्वीकृति, असेंट दे सकता है, साइन कर सकता है। इससे वो क्या होगा? बिल वो कानून बन जाएगा। दूसरा वो कर सकता है विथहोल्ड इज असेंट टू द बिल। हो सकता है वो स्वीकृति ना दे और उस बिल पे अपनी स्वीकृति को रोक के रखे, यानी कुछ नहीं बोले, ना ही तो साइन करे, ना ही साइन करने से मना करे। तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। लेकिन यहाँ पे ना ही तो किरण हाँ कर रही है, ना ही ना कर रही है, वो बता ही नहीं रही है कि भाई मैं क्या करने वाली हूँ। तो प्रेसिडेंट भी ऐसा कर सकता है कि वो ना ही तो बताए कि मैं साइन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसको रोक के रखे, अपने पास रख लिया उसने। इसको हम वीटो पावर बोलते हैं प्रेसिडेंट की। इसको हम आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लेना। तीसरा है रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तीसरा ऑप्शन वो ये कर सकता है कि जो बिल उसके पास आया वो फिर से इनको भेज दे पार्लियामेंट वालों को। देखो
इन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा, फिर ये फिर से भेज दे पार्लियामेंट को कि भाई वापस से इस पे ध्यान दो, वापस से इसको पास करो। तो वापस भेजेगा तो फिर पार्लियामेंट क्या करेगी, फिर से लोकसभा राज्यसभा इसको पास करेगी, लोकसभा उसको पास करेगी और फिर से प्रेसिडेंट के पास वो भेजा जाएगा। लेकिन मित्रों एक और चीज़ ध्यान रखना कि अगर प्रेसिडेंट ने कभी किसी बिल को वापस भेज दिया कि भाई वापस से इस पर विचार करो, तुमने ठीक से विचार नहीं किया है, मुझे लगता है तुमने जल्दी में पास कर दिया, एक बार एक काम करो, दोबारा से इस पर सोचो और दोबारा पास करो। तो अगर प्रेसिडेंट ने भेजा और वो दोबारा पास होकर प्रेसिडेंट के पास आ गया अगर, तो फिर प्रेसिडेंट उस पर मना नहीं कर सकता, फिर उसको साइन करने ही पड़ेंगे। ये भी इसमें लिखा हुआ है, किसमें, संविधान में। समझ रहे हो बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, सॉरी शक्तिमान, यस। However, if the bill is passed again by the parliament with or without amendment, the president has to give assent to the bill। यानी फिर अगर पास होकर दोबारा आ गया बिल तो प्रेसिडेंट को बोलना ही पड़ेगा, उस पर अनुमति देनी पड़ेगी, फिर ये दो ऑप्शन उसके पास नहीं रह जाएंगे। ठीक है। जे नंबर का देखते हैं। When a bill passed by a state legislature is reserved by the governor for consideration of president, the president can। अब ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ क्या है कि मैंने तुमको बताया था, क्या बताया था मैंने तुमको बहुत सारी चीज़ें बताई थी। एक चीज़ और समझ लो, ये तो हमने देखा था संसद वाला सिस्टम। राज्य का सिस्टम देख लें, राज्य जिसमें आप रहते हो, तमिलनाडु, गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे के सारे जो राज्य हैं, इन राज्यों में क्या होता है, इनमें भी भैया चीफ मिनिस्टर होता है और उसके मिनिस्टर होते हैं। राज्य में विधानसभा होती है, विधानसभा है ना, स्टेट असेंबली। ये भी कानून पास करती है और कानून को पास करके गवर्नर के पास भेजती है, और गवर्नर जब साइन करता है तब वो कानून बन जाता है। ये बिल था, जब उसके पास गया फिर इसने साइन कर दिए तो ये कानून बन जाता है। लेकिन गवर्नर साइन करने के बजाय एक काम और कर सकता है, इसको नहीं समझ में बैठ रही भाई ये बिल क्या है, मुझे तो नहीं समझ में आ रही इस बिल के बारे में कुछ भी, तो ये इस बिल को प्रेसिडेंट को भी भेज सकता है कि प्रेसिडेंट साहब मेरे तो बस की बात नहीं, आप देखो इसको। तो फिर प्रेसिडेंट के पास क्या ऑप्शन मिलते हैं जब ये गवर्नर कोई बिल भेजता है, यानी राज्य का गवर्नर प्रेसिडेंट को कोई बिल भेज रहा है, तो प्रेसिडेंट के पास में क्या ऑप्शन मिलेंगे उस बिल के संबंध में, उन ऑप्शनों को हम पढ़ने वाले हैं। चलो पढ़ते हैं मित्रों पढ़ते हैं, आ जाओ। गिव हिज असेंट टू द बिल, यानी अपनी स्वीकृति दे दे। गवर्नर ने भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने बोला ठीक है यार गवर्नर, क्या तुम ऐसे करते हो यार, कुछ दिक्कत नहीं है इस बिल में, तो इसको मैं स्वीकृति दे रहा हूं, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, विथहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, यानी कुछ नहीं करे, ना हाँ करे ना करे, उसको अपने पास रखे। मतलब भाई नहीं तो हाँ बोल रहा है, नहीं ना बोल रहा है, बस अपने पास रख लिया, तो उसको बोलते हैं विथहोल्ड असेंट, इसको वीटो बोलते हैं। ठीक है। तीसरा बोल सकता है डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। It should be noted that it is not obligatory to the president to give assent even if the bill is passed again by the state legislature and sent again for his consideration। क्या बोल रहा है यहाँ पे, बहुत बड़ी बात बोल दी यहाँ पे। क्या बोलती कि प्रेसिडेंट के पास बिल आया तो प्रेसिडेंट ने गवर्नर के पास भेजा, भाई गवर्नर भाई एक काम करो, तुम इस बिल को ना वापस इस विधानसभा में भेजो और विधानसभा वालों को बोलो कि इस बिल पे फिर से विचार करें, फिर से इसको पास करें, क्योंकि मुझे लगता है जल्दी में पास कर दिया उन्होंने, ठीक से ध्यान देके पास करो। विधानसभा वालों ने ध्यान दिया, वापस से पास करके गवर्नर को भेजा, गवर्नर ने फिर से भेज दिया प्रेसिडेंट को। ठीक है। क्योंकि जब एक बार गवर्नर का बिल प्रेसिडेंट के पास चला गया ना, फिर गवर्नर उस पर कोई डिसीजन नहीं ले सकता, उससे डिसीजन फिर प्रेसिडेंट ही लेगा, तो बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अभी सेम चीज़ हमने देखी थी, किस मामले में देखी थी हमने, सेम चीज़ हमने देखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट के मामले में, सेम चीज़ भाई खुल जा रहे, यहाँ पे देखी थी, देखो कि अगर प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल को संसद को वापस भेज देता है पुनर्विचार के लिए और संसद फिर से पास करके भेज देती है, तो फिर प्रेसिडेंट को स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, उस पर बाध्यता हो जाती है ये। लेकिन स्टेट के मामले में ये बाध्यता नहीं है मित्रों, स्टेट में ये बाध्यता नहीं है, क्योंकि अगर प्रेसिडेंट वापस भेजता है और स्टेट वाले उसको पास करके वापस भेज भी देते हैं, तो प्रेसिडेंट यहाँ पे स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि ये टुच्ची सी स्टेट है, ये टुच्चा सा राज्य है, और ये भारत का प्रधानमंत्री है, ये भारत का राष्ट्रपति है, सॉरी, तो ये भारत का राष्ट्रपति है, तो ये स्टेट वाला इस पर कोई बाउंडेशन नहीं बनाएगा। ये बाउंडेशन वाले कंडीशन केवल और केवल तब लगती है जब भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, संसद को कोई बिल पुनर्विचार के लिए भेजता है, संसद को, और संसद उसको वापस पास करके भेज देती है, तब तो उसको देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने स्टेट वालों को भेजा, अगर उसने स्टेट वालों को पुनर्विचार के लिए भेजा, उन्होंने पास करके वापस भेज दिया, तो इसको स्वीकृति दे भी सकता है, नहीं भी दे, कोई जरूरी नहीं है, इस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, ध्यान रखना इस चीज को। He can promulgate ordinance when the parliament is not in session. These ordinance must be approved by the parliament within 6 weeks from its reassembly. He can also withdraw an ordinance at any time. तो भैया ये ऑर्डिनेंस भी जारी कर सकता है प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, मैंने अब कितनी बार मैं तुमको बताऊं, जितनी बार बताऊं उतना कम है, कि कोई भी बिल कानून बनने के लिए उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होना पड़ता है, फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर प्रेसिडेंट उस पर साइन करता है और फिर वो कानून बनता है। लेकिन अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो, मैंने बताया ना कि ये मीटिंगें इनकी चलती नहीं रहती हमेशा,
ये मीटिंगों में बैठते हैं कुछ दिन, फिर छुट्टी पे चले जाते हैं। तो मान लो ये लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी पे गए हो भाई, अब क्या होगा? अब अगर कोई कानून बनाना पड़े भारत सरकार को चलाने के लिए, तो फिर कौन बनाएगा? ये तो छुट्टी पे गए हुए, ये तो आएंगे, टाइम लगेगा। इतने दिन क्या हम बैठे रहे? नहीं बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट को पावर दी गई है कि भाई जब तक ये छुट्टी पे है तब तक आप एक काम कर सकते हो, आप ऑर्डिनेंस इश्यू कर सकते हो। ऑर्डिनेंस कुछ ही नहीं है, एक कानून ही है जो प्रेसिडेंट बिना इस प्रोसीजर को फॉलो किए डायरेक्ट इशू कर सकता है, और वो डायरेक्ट इशू करते ही वो एक कानून का रूप ले लेगा और एक कानून की तरह ही पूरे भारत में लागू होगा। जब ये लोकसभा और राज्यसभा छुट्टी से वापस आ जाएगी तो फिर इस ऑर्डिनेंस को इनके सामने रखा जाएगा और फिर इनको बोला जाएगा आप इसको पास कर दो। अगर ये इसको पास कर देंगे तो ये परमानेंट कानून बन जाएगा। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है? ऑर्डिनेंस टेम्परेरी कानून होता है। जब तक कि लोकसभा राज्यसभा की छुट्टी चल रही है तब तक के लिए टेम्परेरी कानून डायरेक्ट प्रेसिडेंट बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है, उसको हम ऑर्डिनेंस या फिर हिंदी में बोले तो अध्यादेश इसको हम बोलते हैं। जब लोकसभा राज्यसभा छुट्टी से वापस आ जाती है तो इनके सामने उस अध्यादेश को रखा जाता है, इनको बोला जाता है कि आप पास कर दो। पास कर देंगे तो वो परमानेंट कानून बन जाएगा, पास नहीं करेंगे तो कानून उसी दिन से समाप्त हो जाएगा जिस दिन इसने पास करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये पास कब कराना पड़ता है? तो पास कराने की मैक्सिमम लिमिट है ना भाई साहब, वो 6 महीने और 6 वीक है। 6 महीने और 6 वीक, 6 मंथ एंड 6 वीक के अंदर अंदर उसको अप्रूव कराना पड़ेगा, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? जब हम केंद्र सरकार पढ़ेंगे और उसमें हम लोकसभा की सिटिंग पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा कि हर 6 महीने में एक बार सिटिंग होना जरूरी है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि हर 6 महीने में एक बार सिटिंग होना जरूरी है, यानी मैक्सिमम टाइम लिमिट जो हो सकती है 2 सिटिंग के बीच में, वो 6 महीने ही हो सकती है। और दूसरा प्रोविजन ये लिखा हुआ है कि जब से सिटिंग चालू हो उसके 6 वीक्स यानी 6 सप्ताह के भीतर इस ऑर्डिनेंस को पास करना होगा। तो हमने इसी हिसाब से 2 चीज़ों को मिला के एक ड्यूरेशन बनाई है कि जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकती है, मैक्सिमम अवधि हो सकती है जब तक एक ऑर्डिनेंस काम कर सकता है, वो होगी 6 मंथ और 6 वीक, यानी 6 महीने 6 सप्ताह तक वो रह सकता है। ठीक है, याद कर लेना, रट लेना इसको। He lays the report of the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, Finance Commission and other before Parliament। तो भाई देखो, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया और कैग हो गया, ये सारे रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट क्या बनाते हैं कि भाई इनको हमने बिठाया कुछ स्पेशल काम करने के लिए। यूपीएससी वालों को बिठाया हमने कि भाई नौकरी में लगाओ अच्छे अच्छे आदमियों को, पूजा खेड़कर जैसों को मत लगाओ रे। और सीएजी को हमने बिठाया, क्यों बिठाया? हमने बोला भाई तुम देखो सरकार ने जो खर्चे किए ठीक से किएगा, उसको देखो। तो ये सारा काम अपना करेंगे। लास्ट में भाई, साल के लास्ट में रिपोर्ट तो देंगे ना कि भाई हमने अपना काम देखो ये कर दिया, बहुत बढ़िया तरीके से किया। तो रिपोर्ट तो देंगे ना, हाँ देंगे। और रिपोर्ट किसको देंगे? ये सारे के सारे लोग प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देते हैं। क्यों देते हैं प्रेसिडेंट को? क्योंकि हमने देखा था प्रेसिडेंट ही इनको अपॉइंट करता है। और फिर जब ये प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देंगे तो प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को रखवाएगा, किसके सामने रखवाएगा? पार्लियामेंट के सामने रखवाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ही सारे देश में सारे काम करती है। तो ये पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट ही रखवाता है किसकी रिपोर्ट को? यूपीएससी की रिपोर्ट को, सीएजी की रिपोर्ट को, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट को, और अदर रिपोर्ट्स को कौन रखवाता है पार्लियामेंट के सामने? प्रेसिडेंट। एम, he can make regulation for the peace, progress and good government of Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Dadar Nagar Haveli, Daman Diu, Ladakh. In the case of Puducherry also, the president can legislate by making regulation but only when assembly is suspended or dissolved। तो बोल रहा है कि भैया जो जो यूनियन टेरिटरी है, जो यूनियन टेरिटरी है भारत में, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उनके मामले में कानून बना सकता है, उनके मामले में रेगुलेशन बना सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। क्योंकि हमने बताया था कि यूनियन टेरिटरी जो होती है वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है, इसलिए वो इनको देखता है। और पुडुचेरी को भी देख सकता है। देखो यूनियन टेरिटरी में ना 2 सिस्टम होते हैं मित्रों, मैं तुमको बता देता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग, भारत में यूनियन टेरिटरी बहुत सारी है, लेकिन कुछ यूनियन टेरिटरी है जैसे कि पुडुचेरी, दिल्ली, और आज की डेट में J&K, जम्मू एंड कश्मीर। ये ऐसी यूनियन टेरिटरीज है जिनके अंदर विधानसभा है। पुडुचेरी की भी खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली की भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, और जम्मू एंड कश्मीर की भी बन गई, अभी चुनाव हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुके हैं, अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। तो ये वाली ऐसी है जिनमें खुद की विधानसभा है। तो भाई इन वालियों को तो विधानसभा संभाल लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर नागर हवेली, ये जो है ना लद्दाख, इनमें यूनियन टेरिटरी नहीं, इनमें खुद की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो इनको प्रेसिडेंट सीधा संभालता है। दूसरा, जो पुडुचेरी जैसी यूनियन टेरिटरी जिनमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन ये छुट्टी पे गई हुई है। मैंने बताया ना, संसद वाले भी छुट्टी पे जाते हैं, ये भी चले जाते हैं। तो जब ये छुट्टी पे गए हुए तब भी प्रेसिडेंट इनको संभाल सकता है। बस यही बात बोली गई है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला गया है। तो मित्रों, आज की क्लास को यहीं से समापन करते हैं। फाइनेंशियल पावर और बाकी अगले की पावर हम अगली क्लास में देखेंगे। छोटी छोटी वीडियो रखेंगे ताकि आपको देखने में कष्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय सिया राम, जय सरस्वती माता।